नमस्कार दोस्तों, बढ़िया। आज की इस कहानी का नाम है बेइज्जती। रो मत कीर्ति, घमंड तो रावण का भी टूटिया। ये भाभी क्या चीज है? तुम उनकी बातों को ज्यादा दिल पे मत लिया करो। नहीं रोहन, बात दिल पे लगाने वाली नहीं है। और ना ही मैं भाभी की बातों से दुखी होकर रो रही हूँ। मुझे रोना तो इसलिए आ रहा है कि जब मेरी एक बेटी है तो फिर मैं बाज कैसे हुई। क्या बेटी पैदा करने में उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ बेटे पैदा करने में होते हैं? भाभी आए दिन मुझे कोई ना कोई ताने देती रहती है। तुम बताओ, मैं कहाँ-कहाँ कितना बर्दाश्त करूँ? ओह! जब भी मुझे देखती है तो सोहर गाती है, गीत गाती है। मुझे जताना चाहती है कि तुम्हारा बेटा नहीं है। उनकी नज़रों में मैं बाँझ हूँ, अपशुगनी हूँ, किसी भी शुभ काम में नहीं आ सकती। सुबह-सुबह मेरा मुँह देखने से पाप लगता है। आखिर मैं कितना बर्दाश्त करूँ? आप बताओ, मैं भी तो इंसान हूँ ना। कृति की बात सुन रोहन भी उदास हो जाता है। तकलीफ तो रोहन को भी होती है अपनी भाभी सुशीला की बातें सुनकर। लेकिन वह भी क्या कर सकता था? सुशीला की हरकतों की वजह से 2-3 महीने पहले ही दोनों भाई अलग हुए थे। असल में रोहन की बड़ी भाभी सुशीला के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों की शादी हो गई थी। बेटी पास में कुछ दूर पे रहती थी और बेटा बाहर पत्नी और बच्चे के साथ रहकर नौकरी करता था। सुशीला को अपने बेटे को लेकर बहुत ही घमंड था, क्योंकि कृति का कोई भी बेटा नहीं था। उसकी बस एक बेटी थी। और वो जब 5 साल की हुई तो अचानक कृति का पीरियड इतनी बुरी तरीके से आने लगा कि इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी कि लाख दवाई करने के बाद, जांच कराने के बाद भी जब कृति को आराम नहीं हुआ तो आखिरकार उसकी बच्चेदानी को काट कर निकालना ही पड़ा, क्योंकि कृति दिन पे दिन काफी कमजोर होती जा रही थी, जिसकी वजह से कृति एक ही की बेटी हो गई और सुशीला की नजरों में कृति बाज हो गई। सास ससुर के गुजर जाने के बाद सुशीला आए दिन कृति को ताने देती, उसे बाज कहती, सुबह सुबह उसका मुंह नहीं देखती। असल में सुशीला बहुत ही दनिया सुनी विचारों वाली थी। उसे भूत प्रेत टोना टोटका शगुन अब शगुन में बहुत ही ज्यादा विश्वास था। पूजा पाठ का ढोंग वो 4-4 घंटे तक करती। कृति के ऑपरेशन से कुछ ही महीने बाद ही सुशीला उसे बात बात पे ताने मारने लगी थी, जिसे लेकर घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा क्लेश होता रहता था। आखिरकार तंग आकर रोहन ने खुद ही सुशीला से अलग हो गया। सब कुछ बंटवारा हो गया, लेकिन घर के बीच में एक पतली सी दीवार उठी जो बस नाम की ही दीवार थी। दोनों तरफ की आवाजें साफ साफ एक दूसरे को सुनाई देती थी। अलग होने के बावजूद भी सुशीला अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वह जानबूझकर अपनी देवरानी कृति को ताने देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। सुशीला घर पे ही अपने पति के साथ अकेले ही रहती और इधर कृति भी अकेले रहती थी। सुबह बेटी कॉलेज चली जाती और रोहन ऑफिस चला जाता, फिर पूरे दिन कृति के घर में ही रह जाती। सुशीला को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि कृति अकेली घर में है, इसलिए वो जानबूझकर किसी से भी फोन पे कृति को सुनाते हुए इतनी तेज बातें करती, अपने बेटे और बहू की तारीफ करती कि कृति के बेटा ना होने का अफसोस होता रहता। गर्मी की छुट्टियां आई तो सुशीला का बेटा अपनी पत्नी के साथ घर आया। बेटी भी गर्मी की छुट्टियां में मायके आई तो बच्चे की आने की खुशी में एक दिन कुल देवी के दर्शन करने के लिए सुशीला अपने पूरे परिवार के साथ जा रही थी। तभी बाहर कहीं से आती हुई कृति दिख जाती है। उसे देखते ही सुशीला मुंह बनाकर बोलती है, रुक जाओ सब लोग, कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। पहले सब लोग एक एक गिलास पानी पी लो। घर से बाहर निकलते ही अब शगुन हो गया। जिसे नहीं चाहते थे वह सामने आकर खड़ा हो गया। उनसे इतना तेज बोला कि कृति बेचारे की आंखों में आंसू आ गए। जितने दिन भी सुशीला के बेटे बहू नाती पोते सब घर थे, उतने दिन सुशीला कृति का जीना दुश्वार कर रहा था। पतली दीवार के चलते दिन भर कृति के कानों में सुशीला जी की व्यय भरी बातें आती रहती। सुबह सुबह ही सुशीला जानबूझकर तेज साउंड का म्यूजिक लगा देती। बच्चे के साथ जानबूझकर तेज तेज हंसती थी, बोलती थी, खुश होने का दिखावा करती थी। वो कृति को एहसास दिलाना चाहती थी कि मेरा बेटा है, बहू है, पोती है, बेटी है। मैं तो बहुत ही संपन्न हूँ, बहुत ही खुश नसीब हूँ। मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। मेरा नसीब बहुत ही अच्छा है। बेचारी कृति सुशीला की बात सुन सुनकर दुखी होती रहती थी, अपनी किस्मत पे रोती रहती थी। कुछ बोलने से भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कृति को अच्छे से पता था कि सुशीला के आगे जितना मुश्किल है, कभी कभी उसका मन करता है कि रोहन से बोलकर कहीं और चले जाए। लेकिन अपना घर छोड़कर कहीं जाना आसान नहीं था। रोहन ने उसे बहुत समझाया, लेकिन कहते हैं ना, औरत का झगड़ा समझाने से खत्म नहीं होता। जितने दिन भी सुशीला के बेटे बहू और बेटी आए हुए थे,
उतनी दिन कृति घर से बाहर बहुत ही कम निकलती थी, क्योंकि अगर रास्ते में कहीं भी सुशीला मिल जाती तो उसे ताने देने से बाज नहीं आती थी। सुशीला का सामना जब 2-3 दिन लगातार कृति से नहीं हुआ तो सुशीला ने नया तरीका निकाला और एकदम दीवार के पास बैठकर ही फोन लाकर फोन स्पीकर पर करके जोर जोर से बोलती, ताकि दूसरी साइड कृति को सब कुछ सुनाई दे। और जिससे भी फोन पे बातें करती उससे हंसते हुए कहती, अरे बहन जी, मुझे क्या दुख तकलीफ है, भगवान ने मेरे दो दो हाथों में लड्डू दिए हैं, बेटा बहू पोता सब है और बेटी भी आई है अपने बच्चे को लेकर। पूरा घर ही मेरा भर गया है, मुझे तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है, मेरे नसीब में कहाँ है आराम करना। सुशीला का यह नाटक करीब 1 महीने तक चला। 1 महीने बाद जब सुशीला के बेटे बहू चले गए तो सब कुछ वापस से सुशीला के सर पे आ गया। अब सुशीला थोड़ा काम में बिजी होने के चलते कृति को चिढ़ाना छोड़ दी थी, जिससे कृति को वो बहुत बड़ी राहत मिली थी। एक दिन अचानक ही सुशीला की तबीयत खराब हो जाती है। उसे तेज बुखार था। उसी तेज बुखार में कृति को देखा तो तुरंत ही बेटे को फोन लगाकर कहती है, बेटा मेरी तबीयत बहुत ही खराब है, बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रही हूँ, अगर छुट्टी मिले तो 2-4 दिन की छुट्टी लेकर आओ और मुझे डॉक्टर को दिखा दो। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं रही कि मैं जाकर डॉक्टर को दिखा सकूं। माँ, लेकिन ऐसे अचानक कैसे मैं छुट्टी लेकर आऊं? इस समय तो ऑफिस में बिल्कुल भी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तो बेटा बहू को ही 10 दिन के लिए भेज दे। माँ, तुम्हें पता है ना, बच्चे के एग्जाम आने वाले हैं, उनके स्कूल का भी तो नुकसान होगा ना, वो कैसे जाएगी। इतना सुनते ही सुशीला जी ने तुरंत फोन काट दिया और कृति को देखने लगी। कृति भी हैरान थी, उसका नजर भी सुशीला पे गई। सुशीला जी अपने आप से ही बड़बड़ाने लगी, हाँ तो क्या हुआ, बच्चे हैं, इतनी जिम्मेदारी है मेरे बेटे के ऊपर, कहाँ से आ पाएगा। मैं भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर बेटे को परेशान करती हूँ। कृति को सुनाते हुए सुशीला चली गई। अगले दिन ही सुशीला की बेटी रितु आती है। संजोग से उस समय कृति बाहर ही रितु से मिल गई। रितु कभी कभी कृति से बातें कर लेती थी। कृति ने रितु का हालचाल पूछा और अचानक आने का कारण पूछा तो रितु ने बताया कि माँ का फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, भैया भाभी के पास टाइम नहीं आने के लिए, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए माँ की देखभाल करने के लिए आई हूँ। यह सुनते ही कृति सब कुछ समझ गई। उसने कहा, लेकिन बेटा तुम्हारे बच्चे भी हैं, उनके भी तो एग्जाम होंगे ना। हाँ चाची, बच्चे के एग्जाम तो है, लेकिन परिवार तो है ना, संभाल जाएंगे। यहाँ माँ के लिए भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना, अभी उसे किसी की जरूरत है, इसलिए मैं चली आई। कहते हुए ऋतु चली गई। ऋतु को आया हुआ देख कृति अपने आप मुस्कुरा उठी। उसके दिमाग में कुछ आया और वो बस बेसब्री सुशीला के ठीक होने का इंतजार करने लगी। 1 हफ्ते के अंदर में सुशीला पूरी तरह से स्वस्थ भी हो जाती है। बेटी भी वापस चली गई। एक दिन अचानक ही बगल में पड़ोसी के घर सत्यनारायण की कथा थी। कथा में कृति और सुशीला दोनों को ही बुलावा आया था। कृति आज बहुत ही पहले ही तैयार होकर चली गई थी। आज उसके मन में कुछ चल रहा था। औरतों के बीच में बैठे वो बार बार सुशीला को देखती। उसे सुशीला का बेसब्री से इंतजार था। करीब 10 मिनट बाद जब सुशीला आई तो सुशीला को देखकर सुनाते हुए कृति ने औरतों के बीच में ही बेटे और बेटी को लेकर बातें छेड़ दी और सबके बीच में बोली, जी मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि भगवान ने मुझे बेटी दी है, जो कम से कम मेरे दुख में तकलीफ में सुख में काम तो आती है। ऐसे बेटे का होने का क्या फायदा जब दुख में वो पूछने ना आए, काम के आगे माँ बाप की तकलीफ ही ना देखे। ऐसे बेटे में उसे अच्छा है कि मैं बांझ हूँ, मुझे तो अपनी बेटी पे ही गर्व है। आखिरकार जब दुख में बेटी काम आएगी तो मेरी बेटी ही मेरे लिए बेटा भी है। काम तो बेटियां ही आती है। कृति कह तो किसी और से कह रही थी, लेकिन सुना अपनी जेठानी सुशीला को रही थी। सारी औरतों ने भी कृति की हाँ में हाँ मिलाया। सुशीला समझ गई कि कृति मुझे ही सुना रही है। सबके साथ बैठकर भी सुशीला अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि आज बाजी कृति ने मार ली थी। सबके सामने उसने ऐसा बोला था कि सुशीला की बोलती ही बंद हो गई थी। अब कुछ बोलकर भी वो अपनी बेइज्जती तो
नहीं करवाना चाहती थी। अब उसे लग गया था कि आइंदा से अगर उसने कभी भी कृति को कुछ उल्टा-सीधा कहने की कोशिश भी की तो कृति उसे समाज के सामने बेइज्जत करने से बाज नहीं आएगी। अब गलती से भी सुशीला कभी भी कृति के सामने बेटे-बहू को लेकर घमंड नहीं करती थी। कृति को तो बात ही दूर, खुद सुशीला कृति से बच-बच कर रहना शुरू कर दी, जिससे कि अब कृति के लिए बाहर निकलना आसान हो गया था। अब उसे शांति रहती थी और दिन भर उसके रोने वाले आंसू भी थम गए थे। कृति के एक जवाब ने सुशीला का मुंह बंद कर दिया था। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।